चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं डेफिनेशन क्या, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग, जो ड्रग हमको प्लांट एनिमल नेचुरली ऑकरिंग क्रूड ड्रग, प्लांट एनिमल मिनरल्स, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब जरा आप गौर कीजिए कि जब ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन बॉडी, मान लीजिए कि ह्यूमन आया होगा इस संसार में, याद कीजिए जब ह्यूमन आया होगा इस संसार में तो स्वाभाविक है कि जब वो बड़ा होता होगा तो इलनेस भी बढ़ता होगा, कुछ ना कुछ बीमारी भी उसको होती होगी, और जब उसको बीमारी होती होगी तो वो उसके इलाज के लिए कुछ ना कुछ तो सर्च करता होगा, नेचर से ही सर्च करता होगा कि कैसे कोई बीमार पड़ जाता होगा या सर्दी खांसी हो जाती होगी तो कैसे इसको ठीक करे, जरूर उस खोज में वो लगा रहा होगा। तो यानी फार्माकोग्नोसी की जो हिस्ट्री है वो उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी हिस्ट्री इस मानव जाति की है। आई बात समझ में? द हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी इज एज ओल्ड एज द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, तो जितना पुराना मानव जाति है वहीं से फार्माकोग्नोसी की शुरुआत हुई होगी। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं कि शुरू में क्या हुआ होगा, कैसे ड्रग का सर्च हुआ होगा। आदमी है, हम लोग आदमी है, तो प्रिमिटिव मैन, उस समय के जो आदमी होंगे, भूख तो उस समय भी लगती होगी, तो खाने के लिए जब वो निकलते होंगे फूड के सर्च में, तो अभी तो आपको पता है कि ये चीज खाना चाहिए, आलू, बंदा गोभी, फूल गोभी, ये चीज खाना चाहिए, लेकिन सोचिए जरा प्रिमिटिव मैन के बारे में, उसको तो कुछ भी नहीं पता होगा कि कौन चीज खाने वाला है और कौन पॉइजनस है। थोड़ा भी इधर उधर हुए तो काम से गए। आई बात समझ में? तो वो लोग क्या करते होंगे शुरू में, इसमें तो बहुत, इसके चक्कर में तो बहुत मरे भी होंगे, ठीक है, फूड के सर्च में। तो क्या किए होंगे शुरू के समय में वो लोग, जब पेट सताता होगा, भूख लगती होगी, तो खाने के लिए वो निकलते होंगे और बाहर जाके किसी प्लांट का फ्रूट खा लिए, रूट खा लिए, लीफ खा लिए, ट्यूबर्स खा लिए, यानी प्लांट का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स वो खाते होंगे फूड के सर्च में। आ रही है बात समझ में? भूख तो मिटाना ही है, वो तो बर्दाश्त नहीं हो सकता, तो उसके लिए खाना पड़ेगा। क्या खाना है पता नहीं है, तो जो भी मिलता होगा उसको खा के देखते होंगे। तो यदि उसको खाने के बाद मान लीजिए उन्होंने बनाना खाया, केला खाया, और खाने के बाद उनको कुछ भी गलत इफेक्ट, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिया, तो कहे कि नहीं ये खाने वाला चीज है, तो उस दिन से सभी आदमी उस चीज को खाना शुरू कर दिए होंगे। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से धीरे धीरे ये बात चर्चा में पूरा फैल गया होगा कि बनाना या मैंगो ये खाने वाला चीज है, इसको हम लोग खाएंगे, सब खाता होगा। उसी तरह तो उसको बोल दिया गया होगा उस टाइम में एडिबल फ्रूट, मीन्स इफ द फूड डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल इफेक्ट, यदि कोई फूड कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करता हो तो उसको कहा गया कि ये इडिबल है। ठीक है, ये खाने योग्य है, एडेबल फ्रूट। एडेबल फ्रूट या जो भी पार्ट रहा होगा, लीफ या जो भी पार्ट रहा होगा। सो इफ नो हार्मफुल इफेक्ट, नो हार्मफुल इफेक्ट, यदि कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिया होगा तो कहा कि नहीं ये फूड जो है वो इडिबल है, ये फूड इडिबल है। ठीक, लेकिन यदि सपोज कीजिए कि उसको किसी पार्ट को खाने से आदमी को डायरिया हो गया होगा, डायरिया हो गया होगा, तो वो अब दूसरे को कहेगा इसको मत खाना, इससे डायरिया हो जाता है। ठीक है, तो इसका यूज, अब देखिए आदमी की मेंटेलिटी क्या होती है,
अच्छा चीज को भी अच्छे में यूज कर लेना, खराब चीज को भी अच्छे काम के लिए यूज कर लेना, वही तो जीनियस माइंड हुआ। तो आदमी क्या करता है, जब यदि कोई फूड डायरिया प्रोड्यूस किया तो उसका यूज करने लगा एज ए परगेटिव। दैट फूड इज यूज्ड एज ए परगेटिव। कहा कि चलो इसको परगेटिव के ड्रग के रूप में यूज कर लेंगे क्योंकि ये डायरिया क्रिएट कर रहा है। ठीक इसी तरह यदि कोई फूड मान लीजिए उसको खाने से वॉमिटिंग आ जाता हो, वॉमिटिंग आ जाता हो, वॉमिटिंग आ जाता हो, तो उसको कहा कि चलो इसका इमेटिक के रूप में यूज कर लेते हैं। सो इट इज यूज्ड एज एन इमेटिक ड्रग। बर्बाद ना होने देंगे, हर एक का यूज किसी न किसी रूप में कर ही लेंगे, यही तो टैलेंट है ह्यूमन का। तो वॉमिटिंग करवाता है, चलो एज ए इमेटिक यूज कर लेंगे पॉइजन को बाहर कराने में, ठीक है, तो यूज हो गया, उसका भी यूज हो गया। मान लीजिए कि किसी ड्रग को खाने से यदि उसका डेथ हो जाता है, तब कॉजेज, इफ द सब्सटेंस कॉजेज डेथ, खाने से यदि डेथ हो जाता हो तो चलो इसका भी, आदमी है टैलेंटेड है, इसका यूज हम लोग जानवर, उस समय में तो जंगली जानवर सभी बहुत होते थे, आदमी भी जंगल में ही रहता था, तो जंगली जानवर को मारने में, हंटिंग करने में यूज कर लेंगे। सो यूज्ड एज एरो पॉइजन, यूज्ड एज एरो पॉइजन टू kill the animal, kill animals, ठीक है। सो यदि कोई सब्सटेंस डेथ क्रिएट करता था यानी पॉइजनस होता था, तो उसका यूज वो लोग क्या करते थे, एरो पॉइजन के रूप में एनिमल को किल करने में, शिकार करने में यूज करते थे। आई बात समझ में, यानी किसी न किसी रूप में हर एक सब्सटेंस का यूज करते थे। और इस तरह से ड्रग का सर्च होते गया और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये पास हो। उस समय तो लिखने का कोई डॉक्यूमेंटेशन था नहीं कि आदमी एक बुक पे लिख लेता, तो ओरली, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये नॉलेज पास होते गया, ठीक है। तो इस तरह से ह्यूमन सिविलाइजेशन चलते गया, न्यू न्यू ड्रग का खोज होते गया और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये नॉलेज ट्रांसफर होते गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं रिटेन डॉक्यूमेंट, जो लिखा हुआ हमारे पास अवेलेबल है, उसकी बात करते हैं। अब ये तो बताए कि सर्च कैसे हुआ होगा ड्रग का, अब हम लोग बात करते हैं रिटेन डॉक्यूमेंट पे, जो हमारे पास लिखित प्रूफ है। तो डॉक्यूमेंट बता रहा है कि इंडिया, चाइना, इजिप्ट और ग्रीस, इंडिया, चाइना, इजिप्ट और ग्रीस, यहाँ के लोगों में प्लांट के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की जानकारी बहुत बहुत पहले से थी, ठीक है। इंडिया, चाइना, ग्रीस और इजिप्ट के जो पीपल थे, उनके पास प्लांट के मेडिसिनल प्रॉपर्टी की जानकारी बहुत पहले थी। ये डॉक्यूमेंट, लिखित डॉक्यूमेंट बता रहा है, ठीक है। इसमें से, लिखित डॉक्यूमेंट में से कहा जाता है कि एक चाइनीज ड्रग है, चाइनीज ड्रग, जिसका नाम है मा हुआंग, मा हुआंग, इसको कॉमनली हम लोग इफेड्रा बोलते हैं, ये आपके सिलेबस में भी है ये ड्रग, ठीक है। तो ये जो चाइनीज ड्रग है मा हुआंग, इसका कहा जाता है कि चाइना में 5000 बीसी से पहले यूज किया जाता है। ध्यान दीजिए, जब ये क्रिश्चियन इरा जानते हैं ना, एडी और बीसी, बीसी और एडी,
सो ये दिस वन इज बिफोर द क्रिश्चियन इरा, बिफोर क्राइस्ट। बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट। तो हमारा जो कैलेंडर है अभी जो हम लोग 1921 ईस्वी लिख रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन से, इसका क्रिश्चियन का ये कैलेंडर है, इसके अनुसार हम लोग लिख रहे हैं। और डॉक्यूमेंट हमको बता रहा है, तो ये कैलेंडर यहाँ एडी से स्टार्ट हुआ है। ध्यान दीजिए, हम लोग जो कैलेंडर यूज कर रहे हैं वो एडी से स्टार्ट हुआ है, और ये बता रहा है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट। ठीक है, इनके जन्म के साल के बाद का ये कैलेंडर है एडी। ठीक है, और जबकि डॉक्यूमेंट बता रहा है कि इससे बहुत पहले, मैं क्या बोला, ये मा हुआंग का युद्ध चाइना में 5000 बीसी पुराना है। अब सोचिए, अभी चल रहा है 2021, ये एडी में चल रहा है। ठीक है, और इससे भी 5000 साल बैक, उस टाइम में सोच सकते हैं कितना पुराना। उस टाइम में कह रहा है कि मा वांग का युद्ध चाइना में होता था। और ओल्डेस्ट जो रिटन डॉक्यूमेंट चाइना का अवेलेबल है, द वन ऑफ द ओल्डेस्ट written document of China is पेंटिसायो। ध्यान दीजिएगा, द ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट, यहां हम इन चाइना का था, ये नाम हटा देते हैं। द ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट इज पेंटिसायो। अभी तक में सबसे लिखा हुआ में सबसे पुराना डॉक्यूमेंट है वो चाइना का पेंटिसायो है। ठीक है, रिटन बाय, इसे लिखा था, रिटन बाय चाइनीज इंपेरर, चाइनीज इंपेरर सेननग, around 3000 BC। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास रिटन, मौखिक छोड़िए, मुंह का नहीं चलता है, आपको प्रूफ देना होता है। तो सबसे पुराना जो रिटन डॉक्यूमेंट प्लांट पे है वो चाइना का है, पेंटिसायो, पेंटिसायो। ठीक है, जिसे लिखा था चाइनीज एम्पेरर सेनग ने अराउंड 3000 BC। ठीक है, यानी क्रिश्चियन के उदय से, क्रिश्चियन इरा शुरू होने से 3000 साल पहले का ये डॉक्यूमेंट है। आई बात समझ में? 3000 साल पुराना ये डॉक्यूमेंट है, जिस टाइम में पेंटिसायो लिखा गया था। इसलिए इस पेंटिसायो को कहा जाता है ओल्डेस्ट फार्माकोपिया ऑफ द वर्ल्ड। याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड एज ओल्डेस्ट फार्माकोपिया। ओल्डेस्ट फार्माकोपिया ऑफ वर्ल्ड, चाइना का ही नहीं, वर्ल्ड का, चाइना का ही नहीं, ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फार्माकोपिया है, जिसमें प्लांट के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी दी गई है। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपको चाइना का। और इसी के कारण ये लिखने वाले थे सेन साहब, इसी के कारण सेन को कहा जाता है फादर ऑफ चाइनीज मेडिसिन। याद रखिएगा, इनको कहा जाता है फादर ऑफ चाइनीज मेडिसिन, चाइनीज मेडिसिन, दे आर called as father of Chinese medicine। आई बात समझ में? इसमें लगभग 365 365 प्लांट के बारे में डिस्क्रिप्शन है,
1 डे फॉर ईच ड्रग फॉर 1 डे। ठीक है, तो इसमें आपको इट इंक्लूड्स 365 ड्रग्स। इसमें 35 आयो में आपको 365 ड्रग इंक्लूड है, जो कि 1 ड्रग फॉर ईच डे। तो साल में 365 दिन होते हैं। कहा गया है कि एक ड्रग हर एक दिन खाने पे आदमी हेल्दी रह सकता है, अधिक समय तक जीवन व्यतीत कर सकता है। सो 1 ड्रग फॉर ईच डे। क्लियर? अब आ जाइए, हम लोग चलते हैं चाइना से निकल के, अब चलते हैं इजिप्ट की तरफ। आज आपको मैं पूरा विश्व भ्रमण करवाऊंगा। अब आ जाइए इजिप्ट, मिस्र। मिस्र, ठीक है। तो कहा जाता है कि मिस्र के लोगों में भी वो बहुत ज्यादा फैमिलियर थे प्लांट के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में। सो Egyptian peoples are also familiar with the medicinal properties of the drug. इनको ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी और ये जानते थे, इनको ये भी पता था कि ह्यूमन बॉडी पे, डेड ह्यूमन बॉडी पे, मरे हुए आदमी पे, डेड ह्यूमन बॉडी पे कैसे लेप लगाकर उसको सुरक्षित रखा जाता है। पिरामिड जानते हैं ना, तो क्या करते हैं वो लोग, दफनाते हैं तो लेप लगा देते हैं ह्यूमन बॉडी पे, जो कि हजारों साल से रखा हुआ है और वो खराब नहीं होता है। आई बात समझ में? सो दे हैव वेल नॉलेज अबाउट how to embalm the human body and preserve the dead bodies. सोचिए, उस टाइम में हजारों साल पहले उनके पास मेडिसिनल प्लांट के प्रॉपर्टीज की जानकारी थी, ह्यूमन एनाटॉमी की जानकारी थी, और ये भी जानते थे कि कैसे लेप लगाएं, किस चीज का लेप लगाएं कि ह्यूमन बॉडी को, डेड ह्यूमन बॉडी को प्रिजर्व रखा जा सके, और वो लोग रखते थे। और उसी डेड ह्यूमन बॉडी, जिसको मम्मी बोला जाता है, डेड ह्यूमन बॉडी, एक डेड ह्यूमन बॉडी में से एक बुक मिला जिसका नाम है पपायरस ईवर्स। सो इजिप्शियंस ओल्डेस्ट मेडिसिनल डॉक्यूमेंट, चाइना का था पेंटिसायो, इजिप्ट का कौन सा है? इजिप्शियन ओल्डेस्ट मेडिकल डॉक्यूमेंट इज पपायरस ईवर्स। पपायरस ईवर्स, इनके डॉक्यूमेंट का नाम था पपायरस ईवर्स, और ये डेटेड बैक अराउंड 1500 बीसी। ध्यान दीजिए, ये 1500 बीसी, 1500 बीसी, क्रिश्चियन इरा से पहले का ये डॉक्यूमेंट मिला डेड बॉडी के बीच से। ठीक है, एक डेड बॉडी के बीच से ये पपायरस ईवर्स मिला, जो कि मेडिकल डॉक्यूमेंट रिटन अवेलेबल है, इसका प्रूफ है कि ये है। ठीक है, तो ये रिटन डॉक्यूमेंट डेड बॉडी के अंदर से मिला, जो पाया गया कि लगभग 1500 बीसी, 1500 बीसी पुराना है। ठीक है, और इसमें लगभग मोर देन 700 प्लांट की जानकारी थी। इट इंक्लूड्स मोर देन 700 प्लांट और उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी की जानकारी थी इस बुक में। तो ये इजिप्ट का आया आपको कौन सा? पपायरस ईवर्स। आई बात समझ में? उसके बाद आ जाइए इंडिया।
अब मिस्र से निकलते हैं, इंडिया आते हैं वापस। इंडिया, इंडिया में जहां तक बात है कि हमारा जो अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी आपको है कि हमारे जो चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ठीक है। तो ऋग्वेद और अथर्ववेद में मेडिसिनल प्लांट के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की जानकारी है, ठीक है। तो कहा जाता है कि हमारे पास जो है इसकी जानकारी हजारों हजारों साल पहले से है, हालांकि रिटेन हमारे पास प्रूफ नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानवे करते हैं कि अंग्रेजों द्वारा और मुस्लिमिस्ट द्वारा लूटे गए हैं, तो हमारे वो लोग पूरा डॉक्यूमेंट को जला दिए इधर उधर, तो रिटन जानकारी बहुत पुरानी हम लोगों के पास तो नहीं है। लेकिन भरवली ओरली ये कहा जाता है कि इंडिया में हजारों साल से आर्यंस जो हैं वो आयुर्वेदा की प्रैक्टिस करते हैं। और ऋग्वेद में, ऋग्वेदा एंड अथर्ववेदा, इसमें आपको प्लांट के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और अथर्ववेदा जो है इसी का एक उपवेदा है आयुर्वेदा, आयुर्वेदा। सो आयुर्वेदा क्या है? आयुर्वेदा इज उपवेदा ऑफ अथर्ववेदा, उपवेदा ऑफ अथर्ववेदा, अथर्ववेदा। याद रखेंगे आयुर्वेदा जो है ए से शुरू होता है, आयुर्वेदा, ए से अथर्ववेदा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए दे देगा आयुर्वेदा इज उपवेदा ऑफ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आयुर्वेदा इज उपवेदा ऑफ ए, अथर्ववेदा का उपवेदा है, ठीक है। तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में तो ऋग्वेदा में भी इंक्लूड है और अथर्ववेदा में, जो कि लगभग 3500 बीसी, 3500 से 1500 बीसी, 3500 टू 1500 बीसी पुराना है, उसमें इसकी जानकारी है मेडिसिनल प्लांट के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में। और आयुर्वेदा में आपको बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट के बारे में, मोर देन 1000 मेडिसिनल प्लांट के बारे में आयुर्वेदा में जानकारी दी गई है। लेकिन रिटेन डॉक्यूमेंट की जहां तक बात है तो दो फेमस बुक हैं आयुर्वेदा पे, टू मोस्ट फेमस ट्रीटाइज ऑन आयुर्वेदा, टू मोस्ट फेमस ट्रीटाइज, ट्रीटाइज मीन्स ग्रंथ, ग्रंथ मीन्स बुक, ठीक है। ट्रीटाइज मीन्स ग्रंथ या बुक जो कहिए। सो टू फेमस ट्रीटाइज ऑन आयुर्वेदा इज क्या है? एक चरका संहिता, चरक संहिता, एंड दूसरा है आपको सुश्रुता, सुश्रुता संहिता। तो दो मुनि थे, ठीक है, दो मुनि थे, एक चरक एंड एक सुश्रुता मुनि। इन्होंने आयुर्वेदा पे पहला किताब जो लिखा वो चरक मुनि लिखे, उसका नाम था चरक संहिता। दूसरा बुक जो आयुर्वेदा पे आया वो सुश्रुता, सुश्रुत मुनि लिखे, उसका नाम आया सुश्रुता संहिता। और ये बुक सॉरी, ये बुक चरका संहिता जो है ये अराउंड 900 बीसी पुराना है, और ये सुश्रुता संहिता जो है सो अराउंड 600 बीसी पुराना है, ठीक है। सो दीज आर, चरका संहिता इज अराउंड 900 BC dated back, and this one is सुश्रुता संहिता is dated back 600 BC, ठीक है। तो इसमें
चरका संहिता जो है इसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानकारी थी। और चूंकि आयुर्वेदा जो है इंडियन कॉन्टिनेंट में पूरा आयुर्वेदा ही चलता था, इसलिए चरक साहब को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। सो दे आर कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। और इनकी अब देखिए, ये सुश्रुता साहब जो थे, इन्होंने प्लांट के साथ प्लांट एंड एनिमल्स की जानकारी तो ये भी दिए थे, इसके साथ साथ ये अपने बुक में सर्जरी के बारे में भी बताए थे कि कैसे सर्जरी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ सर्जिकल मेडिसिन इन इंडिया। तो सर्जरी के, एक्चुअली सर्जरी के जनक जो हैं सो इनको कहा जाता है फादर ऑफ सर्जिकल मेडिसिन। ठीक है, सो फादर ऑफ सर्जिकल मेडिसिन जो है सो सबसे पहले सुश्रुत साहब को ही कहा जाता है। हालांकि आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा फादर ऑफ सर्जिकल मेडिसिन तो भोलेनाथ थे। कृष्ण जी, सॉरी, अपने बेटे गणेश का गला अलग कर दिए और फिर उसको सिल दिए, तो सबसे बड़ा तब तो भोलेनाथ है। खैर, लेकिन रिटेन डॉक्यूमेंट की बात मैं करता हूं, कहानी पे नहीं जाऊंगा। रिटेन डॉक्यूमेंट में आपको सुश्रुता से, इनकी किताब में, इनका जो ग्रंथ है सुश्रुता संहिता, इसमें सर्जरी के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन सबसे पहले आया था, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ सर्जिकल मेडिसिन। क्लियर? चलिए, अब हम लोग इंडिया से निकल थोड़ा यूनान के तरफ घुमाते हैं। अब ग्रीस पे आ जाइए। ग्रीस, यूनान, इसमें तो इसमें सबसे यहां भी हम बताए थे आपको कि इंडिया, इजिप्ट, चाइना और ग्रीस, इस चार जगह के पीपुल को प्लांट के मेडिसिनल प्रॉपर्टी की जानकारी बहुत पहले से थी, तो इसलिए हम लोग यही चार के बारे में पढ़ते हैं। तो ये लास्ट चौथा है आपको ग्रीस, यूनान की। तो इसमें सबसे पहले कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जिनका है प्लांट के मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में बताने का, तो वो है हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स, they have much more contribution about the medicinal properties of, they known for its contribution on medicinal properties of plants, medicinal properties of plants। उसके बाद प्लांट्स के मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में ये बताए। उसके बाद इनको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की भी बहुत अधिक जानकारी थी। सो दे आर वेल नोन अबाउट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में भी इनके को जानकारी थी और उस पे इन्होंने बुक भी लिखा, और इसी कारण से इनको कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। तो हिपोक्रेट्स को कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, और हिपोक्रेट्स साहब ने ही डॉक्टर के लिए जो ओथ दिया था, डॉक्टर बनने से पहले वो जो ओथ लेते हैं, तो जो ओथ लिखा था वो हिपोक्रेट्स साहब के द्वारा ही लिखा गया है, जो कि आज भी डॉक्टरों को दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इनको, हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद आपको आ जाता है दूसरा एरिस्टोटल। एरिस्टोटल साहब, ये आप जानते हैं इनको फादर ऑफ जूलॉजी और बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी और बायोलॉजी बोला जाता है। तो ह्यूमन एनाटॉमी के लिए ई रोट ऑन बुक, रोट ऑन wrote a book on एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम पे इन्होंने बुक लिखा और जिसके कारण इनको फादर ऑफ जूलॉजी और बायोलॉजी भी कहा जाता है। मींस इनके पास एनिमल किंगडम की अच्छी खासी जानकारी थी जो इन्होंने अपने बुक में लिखा। तो ये सब ग्रीस के हैं, जितने भी ये हैं फिलोसफर सभी ग्रीस के हैं, हिपोक्रेट्स, एरिस्टोटल। उसके बाद इन्हीं का एक स्टूडेंट था, उनका नाम था थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस, इनको ये बुक लिखे प्लांट किंगडम पे थे इनके शिष्य। रोट ए बुक ऑन प्लांट किंगडम। ये प्लांट किंगडम पे बुक लिखे, उसी के कारण इनको कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, तो इस तरह से फार्माकोग्नोसी का डेवलपमेंट होते गया। उसके बाद ग्रीस में ही जो नेक्स्ट आपको फिलोसफर थे वो थे डायोस्कोरिड्स। डायोस्कोरिड्स ये क्या किए? दे कंपाइल्ड द बुक कॉल्ड एज डी मेटेरिया मेडिका। ये मेडिसिन जितने भी प्लांट उस समय तक अवेलेबल थे सभी प्लांट को एक साथ मिलाकर एक बुक का निर्माण किए, मींस बुक लिखे, उसका नाम था डी मेटेरिया मेडिका। सो दे कंपाइल्ड ए बुक मेटेरिया मेडिका, डी मेटेरिया मेडिका। तो जितने भी मेडिसिनल प्लांट उस समय तक अवेलेबल थे, जानकारी जिसकी थी, सभी को मिला के एक बुक का कंपाइलेशन किए, एक बुक का रचना किए जिसका नाम रखे डी मेटेरिया मेडिका। ठीक है, तो ये आपको आगे फर्स्ट सेंचुरी में एडी में इनका हुआ। अभी तक सभी थे बीसी में, फर्स्ट सेंचुरी में एडी से सेंचुरी स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट सेंचुरी एडी में जाके डायस्कोरिया जाके डी डायस्कोरेट्स एडी डी वाला में आ जाए। तो फर्स्ट सेंचुरी आते आते इन्होंने सभी बुक को मिला के कंपाइल, सभी प्लांट को कंपाइल करके एक बुक बनाए, उसका नाम था डी मेटेरिया मेडिका। उसके बाद आपको पता है कि बिफोर 19th सेंचुरी डी मेटेरिया मेडिका था और उसके बाद उसी का नाम पड़ गया फार्माकोग्नोसी। तो उसके बाद सी ए सेलर साहब जो है, सो इन्होंने फर्स्ट टर्म दिया, फर्स्ट यूज्ड द टर्म फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी। सो इन्होंने सबसे पहले सी सेलर साहब ने सबसे पहले फार्माकोग्नोसी टर्म दिया। इससे पहले फार्माकोग्नोसी को मेटेरिया मेडिका बोला जाता है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले बुक दिया कब? जब इन्होंने स्टडी कर रखा था, स्टडी ऑन सर्सैप्रीला,
पे इनका स्टडी था, और ये अपने रिसर्च थीसिस का रिसर्च थीसिस का जो टाइटल था, बुक का जो टाइटल था, वो था एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। सो एनालेक्टा फार्माको, और वहीं से फार्माकोग्नोसी की शुरुआत हो गई। ठीक है। एक और नाम है गैलन साहब का। गैलन साहब का, इन्होंने सबसे पहले जो है सो प्लांट या एनिमल से ड्रग कैसे बनाए इसके बारे में बहुत विस्तार से लिखा। ठीक है। सो दे डेवलप द methods of preparation of drug from plant and animal। प्लांट और एनिमल से कैसे हम ड्रग बनाए, ठीक है, एक ऑफिशियल मेथड का डेवलपमेंट इन्होंने किया। इसलिए गैलन को कहा जाता है फर्स्ट फार्मासिस्ट, hence called as फर्स्ट फार्मासिस्ट। गैलन को फर्स्ट फार्मासिस्ट कहा जाता है। तो कैसे ड्रग बना, फार्मासिस्ट का क्या काम है, ड्रग प्रिपरेशन। तो कैसे ड्रग बनाएं, ये ड्रग प्रिपरेशन के बारे में सबसे पहले जानकारी, मेथड हाउ टू प्रिपेयर द ड्रग, इसकी जानकारी सबसे पहले गैलन साहब ने दी। ठीक है। तो इसलिए गैलन साहब को फर्स्ट फार्मासिस्ट कहा जाता है, और इस प्रिपरेशन ऑफ ड्रग को इनके रिस्पेक्ट में, इनके ऑनर में गैलेनिकल्स कहा जाता है। गैलेनिकल्स 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 इनके सम्मान में इसको गैलेनिकल्स कहा जाता है। ठीक है। तो आज हम लोग जो फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं वो टर्म दिया हुआ है सेलर साहब का, इसलिए सेलर साहब को फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी भी कहा जाता है। So father of pharmacognosy is C.A. Seller. Father of pharmacognosy। ठीक है। तो उसके बाद तो बहुत सारा ड्रग हुआ। जब ये 19वीं सदी में आपको बहुत सारे ड्रग की खोज हुई, बहुत सारे एक्सीडेंटल भी हुए, जैसे कि क्विनीन, ठीक है, पेनिसिलिन, कैनाबिस। तो बहुत सारे ड्रग एक्सीडेंटल भी खोज हुआ। क्विनीन के बारे में कहा जाता है कि एक आदमी जो था वो बहुत बीमार था, तो नदी के किनारे से जा रहा था, उसे प्यास लगी, प्यास बुझाने के लिए उन्होंने नदी से जल पिया, और पीने के बाद कुछ देर के बाद देखे कि उनका बुखार आराम हो गया, ठीक हो गया। ठीक है। तो इससे पता चला कि बाद में रिसर्च हुआ कि क्यों बुखार ठीक हो गया, तो पता चला कि उस नदी के किनारे सिनकोना ट्री है, जिससे क्विनीन निकलता है, एंटी मलेरियल ड्रग। तो सिनकोना ट्री है, तो वो सिनकोना ट्री चूंकि नदी के किनारे है, तो इसलिए उसका एक्सट्रैक्ट पानी में आते रहता है, इसलिए वो पानी पीने से उनका ठीक हो गया। तो इस तरह से एक्सीडेंटल आपको हो गया। उसी तरह पेनिसिलिन की भी कहानी है, एक्सीडेंटल वो। तो इस तरह से बहुत से ड्रग ऐसे भी आए और कुछ सिंथेटिक प्रोसेस से भी आए। तो लेकिन फार्माकोग्नोसी क्या है, एक माइलस्टोन है, एक मेन ब्रांच है, जहां से हमको दिन ब दिन, चूंकि बीमारी तो दिन ब दिन बढ़ती ही रहती है, रोग दिन ब दिन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसलिए ड्रग का सर्च हम लोग कहां से करेंगे, नेचुरल सोर्स से। तो इसलिए हमको दिन ब दिन नए नए ड्रग को, नए नए प्लांट को सर्च करना है, उसमें से ड्रग एक्सट्रैक्ट करना है और ड्रग को इवेल्युएट करना है, whether they are used medicinally or not, on for which purpose we can use for this। तो इस तरह से न्यू न्यू स्कोप फार्माकोग्नोसी का हमेशा बढ़ता ही जाता है।
ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। चलिए बाय बाय, नेक्स्ट क्लास कल हम लोग देखेंगे। ओके, और एक चीज और, जिनको मान लीजिए प्रॉब्लम हुई हो तो आप 4 घंटा के अंदर हमारा वीडियो अपलोड हो जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है।